नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विशाल। आप सबका स्वागत है स्टॉक बॉक्स के बिजनेस स्टैंडर्ड एनालिसिस वीडियो में। यहाँ पे हम रोज डिस्कस करते हैं बिजनेस न्यूज़पेपर्स के कुछ बढ़िया आर्टिकल्स, एडिटोरियल्स। हमारा एम होता है कि जो भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है हम उन चीज़ों पर ध्यान दें, उनके कॉज और इफेक्ट को एनालाइज करें और डिकोड करें कि हमारे फाइनेंशियल्स पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है इसका, हमारे फ्यूचर डिसीजंस जो भी होंगे, इन्वेस्टमेंट डिसीजंस, फाइनेंशियल डिसीजंस, उन पे क्या फर्क पड़ेगा। तो शुरुआत करते हैं आज के सबसे पहले आर्टिकल से। ये है प्राइवेट पार्टिसिपेशन, द स्पेस सेक्टर हैज अपॉर्चुनिटीज इन इंडिया। 10 साल पहले कोई ये सोच भी नहीं सकता होगा, राइट। आधे से ज्यादा लोग, स्पेसिफिकली जो इस फील्ड में, हम उनकी बात नहीं करेंगे। ऑफ कोर्स 10 साल पहले भी स्टार्टअप्स थे जो स्पेस पे काम कर रहे थे, बट इतनी जल्दी फ्रूटिफाई होना इस चीज का, इट्स अ रिमार्केबल अचीवमेंट इंडिया के लिए। तो यहाँ हम बात कर रहे हैं प्राइवेट पार्टिसिपेशन की स्पेस में, ठीक है। क्योंकि आज तक आप देखेंगे इसमें डोमिनेशन रहा है गवर्नमेंट का, क्योंकि बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट चाहिए, प्लस इसे मोनेटाइज भी नहीं किया गया है इस तरीके से। बट अब जो ये एरा है ये चेंज हो रहा है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने ट्यूसडे को रिवील किया 4 एस्ट्रोनॉट्स का नाम जिन्हें सिलेक्ट किया गया है फॉर गगनयान मिशन। दिस केम शॉर्टली आफ्टर यूनियन कैबिनेट डिसीजन। तो यूनिट कैबिनेट की जो डिसीजन थी, इसके बाद यहाँ अप्रूव किया गया 100% फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, एफडीआई। एफडीआई का नाम आप बहुत पहले से सुनते आ रहे होंगे जो लोग, मैं बता दूं एफडीआई क्या होता है। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट मतलब फॉरेन की कंपनी अगर ये 100% है तो 100% ओन कर सकती है किसी भी स्पेस सेक्टर की कंपनी को। अब ये हर सेक्टर में अलग है। अब मान लीजिए डिफेंस, ठीक है, डिफेंस में ये कम है। क्यों कम है? डिफेंस में एक टाइम पे 0 भी हुआ करता था। मैं आपको बता दूं क्या रीजन था। हम बहुत डरते थे कि हम 0% ओनरशिप देंगे फॉरेन की कंपनी को, 100% इंडियन कंपनी का ही ओनरशिप होना चाहिए। क्योंकि भाई डिफेंस इक्विपमेंट एक स्ट्रेटेजिक एसेट है, क्रिटिकल एसेट है। हमारी टेक्नोलॉजी किसी और के पास चली गई तो। लेकिन आप ये सोचिए, जब हमारा ये रूल था तो हमारे पास कोई टेक्नोलॉजी ऐसी थी ही नहीं, ठीक है, कि किसी के पास ये चले जाएगा या कोई चुरा लेगा हमसे। तो अब जब ये रूल आया कि हमने डिफेंस में एफडीआई लेकर इंट्रोड्यूस किया, इंफ्रास्ट्रक्चर में, अलग अलग सेक्टर में हमने इंट्रोड्यूस किया, तो इससे क्या हुआ, बाहर की कंपनीज जो है यहाँ इंडिया आएंगी। लेट्स से 51% है तो 51%, 49% एफडीआई अलाउड है तो 40% तक का वो शेयर लेंगी और पार्टनरशिप में काम करेंगी इंडियन कंपनीज के साथ। लेकिन स्पेस में गवर्नमेंट ने कहा कि हम 100% एफडीआई अप्रूव कर रहे हैं। सो दे वांट कि कोई फॉरेन की कंपनी है वो आके कंप्लीटली अपना सब्सिडरी इंडिया में खोल सकती है और डायरेक्टली compete कर सकती है इंडियन कंपनीज के साथ। सो इट्स अ फ्री एंड ओपन कंपटीशन, ठीक है। The recent amendment to FDI policy is in line with the vision and strategy outlined in the Indian Space Policy 2023. Indian Space Policy 2023 के बारे में अगर आपने पढ़ा है तो उसमें जो विजन है, हमारा स्ट्रैटेजी आउटलाइन है, उसके अकॉर्डिंग हमने पूरा डिसीजन लिया है। अकॉर्डिंग टू रीसेंट डिसीजन, फर्म्स इन सैटेलाइट मैन्युफैक्चरिंग, जो सैटेलाइट्स मैन्युफैक्चर कर रही हैं कंपनियां, ठीक है, जो उन्हें ऑपरेट कर रही हैं, सैटेलाइट डेटा प्रोडक्ट्स का काम कर रही है और ग्राउंड सेगमेंट का काम कर रही है और यूजर सेगमेंट, ये सारी चीजें, ठीक है, कैन गेट एफडीआई अप टू 74%। 74% फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट वो ले सकते हैं अंडर ऑटोमेटिक रूट। तो यहाँ पे सैटेलाइट से रिलेटेड सारे इन्होंने ज्यादा से ज्यादा काम इंक्लूड करने की कोशिश की है, जैसे जो मैन्युफैक्चर करता है, ऑपरेट करता है, सैटेलाइट से जो डेटा आ रहा है, प्रोडक्ट्स बना रहे हैं उससे, उसका काम, और उसके बाद जो ग्राउंड पे काम हो रहा है, ठीक है, सैटेलाइट से रिलेटेड और यूजर से रिलेटेड जो काम हो रहा है, ठीक है, इन सब में 74% एफडीआई अलाउ कर दिया गया है। तो फॉर द सब सेक्टर, जिसमें सब सेक्टर क्या हो गया, ये एक बड़ा सेक्टर है और इसी का अंदर आता है सब सेक्टर। जैसे इंफ्रा के अंदर क्या क्या आता है, रोड्स भी आ जाते हैं, राइट, डैम्स भी आ जाते हैं, राइट, बिल्डिंग्स भी बना रहे हो, राइट। तो इंफ्रा के ही सब सेक्टर्स होता है। स्पेस में सब सेक्टर्स क्या क्या हैं, जैसे यहाँ पे जो कंपनी लॉन्च व्हीकल्स बना रही है, एसोसिएटेड सिस्टम्स बना रही है, क्रिएशन ऑफ स्पेस पोर्ट्स फॉर लॉन्चिंग एंड रिसीविंग स्पेस क्राफ्ट। स्पेस पोर्ट्स आप समझते हैं, जब आप वीडियोस में देख रहे होते हैं जहां से हमारी सैटेलाइट्स, हमारे रॉकेट्स लेकर जा रहे होते हैं, जो आपने कितने सारे लाइव टेलीकास्ट देख चुके होंगे आप लोग अब तक यूट्यूब पे, नहीं तो आप देख सकते हैं। तो उन्हें स्पेस पोर्ट कहा जाता है, उसे भी कंस्ट्रक्ट किया जाता है। तो ऐसा नहीं कि आईएसआरओ उसे कंस्ट्रक्ट कर रही है, ठीक है, यहाँ प्राइवेट कंपनीज हैं जो उसकी पूरी तरीके से मदद करती है, उनकी स्पेशलाइजेशन है यहाँ पे। तो इन्हें भी 49% देखिए ऑटोमेटिक रूट से एफडीआई अलाउड है। तो देखिए इसी में 100% एफडीआई तो अलाउड है,
इंडियन स्पेस पॉलिसी के हिसाब से आप देखिए स्पेस सेक्टर में, बट देखिए सब सेक्टर्स में अलग अलग परसेंटेजेस हैं। जैसे यहाँ पे हमने देखा था सैटेलाइट मैन्युफैक्चरिंग वगैरह, सैटेलाइट से रिलेटेड जो काम है 74% है। अगर आप स्पेस पोर्ट बना रहे हैं तो वहां सिर्फ 49% ही दिया है हमने, और 100% एफडीआई दिया है ऑटोमेटिक रूट से, परमिटेड फॉर मैन्युफैक्चरिंग कंपोनेंट्स एंड सिस्टम्स एंड सब सिस्टम्स फॉर सैटेलाइट। तो having garnered a reputation for its cost competitiveness के लिए हमने एक अपना नाम बनाया है ISRO ने, कि हमने इतने कम कॉस्ट में सैटेलाइट्स लॉन्च किए हैं जितना पूरी दुनिया में भी कोई नहीं कर पाता। तो इंडिया की स्पेस इकोनॉमी की वैल्यूएशन अभी $8 बिलियन, ये पूरे स्पेस इकोनॉमी की वैल्यू है, ठीक है, जो कि ग्लोबल स्पेस इकोनॉमी की सिर्फ 2% है बस। लेकिन रिमार्केबल फीट्स अचीव किए हैं कंट्री ने इन स्पेस एक्सप्लोरेशन, क्योंकि इतने कम समय में हमने इतना कुछ किया है। फ्रॉम लैंडिंग ऑन मून्स साउथ पोल to the lift off of satellite with first indigenously built cryogenic engine far outweighs its modest space spending। तो जो हमारी अचीवमेंट्स बताई गई, जैसे साउथ पोल की लैंडिंग की थी मून की हमने, उसके बाद हमने क्रायोजेनिक इंजन बनाया अपना, ये फार आउटवे करते हैं जो हमारी स्पेस सेंडिंग है, जो हम जितना हम खर्च कर रहे हैं ना स्पेस पे, उसके अगेंस्ट ये अचीवमेंट्स बहुत ज्यादा बड़े हैं। मतलब कोई कंपैरिजन ही नहीं है जितना कम खर्चा हम करते हैं और जो बाकी कंट्रीज कर रही हैं, और तब भी इतनी बड़ी बड़ी अचीवमेंट्स हैं हमारी। तो कंट्री का जो स्पेस प्रोग्राम है इस वक्त फॉर द फ्यूचर, ये एम्बिशियस है और इंक्लूड करता है प्लान्स टू लॉन्च अ स्पेस स्टेशन बाय 2035। तो दिस इज आल्सो रियली एम्बिशियस। हम लोग अपना स्पेस स्टेशन लॉन्च करना चाह रहे हैं 2035 तक, और मिलिट्री एंड सिक्योरिटी इंपेरेटिव्स उन्हें भी और बड़ा प्रोमिनेंस मिला है इन थिंकिंग अबाउट स्पेस यूटिलाइजेशन। क्योंकि अगर ऐसे बड़े स्पेस एम्बिशंस होंगे हमारे पास तो हमें बड़ी फाइनेंसिंग नीड्स भी चाहिए, पैसे भी चाहिए इन्वेस्ट करने के लिए, राइट। अगर आप बोल रहे हो कि आप मान लीजिए कि आप चाहते हो कि मेरी कंट्री में 100% लिटरेसी हो, हर आदमी कॉलेज लेवल पढ़ा हो, लिटरेसी भी नहीं, कॉलेज ग्रेजुएट हो, तो आपके जो प्रोफेसर हैं वो फ्री में तो नहीं पढ़ाएंगे, राइट। वो पेड़ के नीचे नहीं पढ़ाएंगे। आपको कॉलेजेस बिल्ड करना है, इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करना है, राइट। आपको प्रॉपर मेडिकल फैसिलिटीज वहां पे देनी है बच्चों को, ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटीज चाहिए, लैब्स चाहिए, इक्विपमेंट्स चाहिए, राइट। एंड फिर आपको प्रोफेसर हायर करने होंगे, उन्हें अच्छा पे करना होगा। तो यहाँ पे अगर आपको स्पेस में बड़ा अचीव करना है, आप कह रहे हो कि 2035 तक मुझे चाहिए स्पेस स्टेशन, तो इन्वेस्टमेंट्स, इंफ्रास्ट्रक्चर, स्किल डेवलपमेंट, राइट। उसके बाद हायरिंग एक्सपर्ट्स, राइट। जो लोग यूएस जा रहे हैं, यूके जा रहे हैं, उन्हें हम कहेंगे कि यस वी आर प्रोवाइडिंग यू बेटर थिंग्स इन इंडिया, आप प्लीज यहाँ पे काम कीजिए। हम उन्हें पर्क्स के थ्रू काम अच्छे ऑफर कर सकते हैं, अच्छे पर्क्स। सो विल नीड अ लॉट ऑफ इन्वेस्टमेंट्स अगर हमें टैलेंट को भी रखना है अपने पास। तो यहाँ पे ग्रेटर फाइनेंसिंग नीड्स एंड एनहांस रिसर्च एंड इनोवेशन इन द सेक्टर। तो इन द इंटरिम बजट दिस ईयर सेंट्रल गवर्नमेंट ने एलोकेट किया 13,042 करोड़ टू द डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस एज अगेंस्ट 12,500 करोड़ इन 2023-24। तो करीब 500 करोड़ का इंक्रीमेंट है, ठीक है, इस बार बजट में पिछले साल से। एंड गिवन द अदर डिमांड्स ऑन बजट, इंडिया स्पेस सेक्टर मस्ट अट्रैक्ट प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट। सो जो भी दूसरे बजट पे डिमांड है गिवन अगर ये होते हैं, तो स्पेस सेक्टर में प्राइवेट पार्टिसिपेशन अच्छा खासा होना चाहिए। ये एक प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट के लिए आप कह सकते हैं एक हॉटस्पॉट बनना चाहिए, ठीक है। तो इन दिस कॉन्टेक्स्ट गवर्नमेंट लॉन्च कर रही है न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड इन 2019। गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है। ये क्या करेगा? ये प्रोड्यूस करेगा, असेंबलिंग करेगा और इंटीग्रेशन भी करेगा लॉन्च व्हीकल्स का, और यहाँ हेल्प लेगा, ये पार्टनरशिप करेगा प्राइवेट प्लेयर्स से। तो ऐसा नहीं कि पूरा काम खुद करेगा, ये प्राइवेट प्लेयर्स को भी ढूंढेगा फॉर कोलैबोरेशन, फॉर जॉइंट वेंचर्स, ठीक है। तो यहाँ पे Indian Space Association in 2021 to open up Indian space industry to private companies and startups। तो लेट मी नो अगर आपको पता है कुछ बहुत फेमस स्टार्टअप्स जो स्पेस के लिए काम कर रहे हैं, स्पेस के सेक्टर में। एंड वी हैव दीज, ठीक है, स्टार्टअप्स इन इंडिया। ऑलरेडी अराउंड 190 स्टार्टअप्स हैं जो काम कर रहे हैं इस एरिया में। तो ब्रॉडर लेवल पे आप देखें, ठीक है, बड़े लेवल पे थोड़ा सा आप कह सकते हैं जूम आउट करके इस पूरे सेक्टर को और जो चीजें हो रही हैं, तो इंडियन स्पेस पॉलिसी does well to allow the Indian Space Research Organization to primarily focus on research and development, ठीक है। इंडियन स्पेस पॉलिसी फोकस करती है, अलाउ करती है ISRO को कि वो प्राइमरी जो है सबसे पहला फोकस करे रिसर्च पे, डेवलपमेंट पे, ठीक है, और प्रमोट करे ग्रेटर
प्राइवेट सेक्टर पार्टिसिपेशन इन एंटायर वैल्यू चेन, जितना हो सके प्राइवेट सेक्टर को भी अपना काम दे। सारी चीजें आईएसआरओ को खुद करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ रिसर्च डेवलपमेंट और पार्टनरशिप विद प्राइवेट। सो गवर्नमेंट कहना कहीं चाहती है कि जो टेक्निकल नो हाउ है ना आईएसआरओ के पास, ये शेयर भी हो, ठीक है, प्राइवेट प्लेयर्स के साथ। एंड सारी चीजें आईएसआरओ ऐसा ना हो कि खुद ही प्रॉफिट मेकिंग एंटिटी बनने पे बहुत ज्यादा फोकस करे, जब बल्कि फोकस करे कि प्राइवेट प्लेयर्स कैसे मोनेटाइज कर सकते हैं चीजों को। Aside from increasing India's share in global space economy, increased activity in the sector can have several spin-off benefits. बहुत सारे benefits हो सकते हैं, खाली ये नहीं कि हमारा शेयर बढ़ जाएगा, ठीक है। हम लोग पोटेंशियली इनोवेटिव सॉल्यूशंस लेके आ सकते हैं इन एरियाज जैसे कि टेलीकम्युनिकेशन, एग्रीकल्चर, क्लाइमेट चेंज, डिजास्टर मैनेजमेंट। हर चीज में अगर आप स्पेस टेक्नोलॉजी में बहुत अच्छा कर रहे हैं, यू विल इंप्रूव ऑल दीज थिंग्स। जब आप बहुत ही ज्यादा एक नीश को पकड़ के बैठे हैं स्पेस जैसे, तो इसका मतलब ये नहीं कि बाकी चीजों में डेवलपमेंट नहीं होगी। मैं आपको बता दूं कि स्पेस टेक्नोलॉजी के डेवलपमेंट में ही यूएस ने कितनी ऐसी चीजें बनाई और साइंटिस्ट ने कितनी ऐसी चीजें बनाई जो हम रेगुलरली यूज कर रहे हैं, चाहे हमारे फोन से रिलेटेड हो, हमारे कंप्यूटर से, और भी बहुत सारी ऐसी चीजें हैं। तो इंक्रीज private sector participation in country space sector has competitive advantages because of available engineering टैलेंट। तो हमारे पास कंपेटिटिव एडवांटेज भी है, इतने इंजीनियरिंग टैलेंट है, लो कॉस्ट पे अवेलेबल है हमारे पास, राइट। तो इंडस्ट्रियल क्लस्टर्स ऑलरेडी एस्टैब्लिश हो चुके हैं, जैसे कि सालेम एरोस्पेस क्लस्टर इन तमिलनाडु, बेलागावी एरोस्पेस क्लस्टर इन कर्नाटका। और इंक्रीजिंग द लेवल एंड ईज ऑफ एफडीआई सेक्टर शुड एड्रेस इट्स फाइनेंसिंग नीड्स। तो गिवन द टेक्नोलॉजी एंड ग्लोबल इंटरेस्ट इन द स्पेस इन जनरल, इंडिया के पास अपॉर्चुनिटी है कि इतना फोकस है टेक्नोलॉजी पे, ग्लोबल इंटरेस्ट है कि हम इससे बहुत ही बड़े स्केल पे लेके जाएं इस एक्टिविटी को, और इससे मल्टीपल बेनिफिट्स हम लोग ले पाए। आते हैं अगले आर्टिकल पे। जनरेशनल एआई विल हिट हेडकाउंट ग्रोथ इन 3 to 5 years। इन्फी एग्जीक्यूटिव, इन्फी यहाँ पे हम बात कर रहे हैं इन्फोसिस की। इन्फोसिस इंडिया की सबसे बड़ी आईटी कंपनीज में से एक है, ठीक है। जो करंट हेडकाउंट है, हेडकाउंट मतलब टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉइज, ठीक है, अगर किसी को ना पता हो तो हेडकाउंट फॉल हो रहा है इस टाइम पे। आप देखिए आईटी सेक्टर में जॉब्स काफी लेऑफ्स चल रहे हैं इंडिया में भी, ठीक है, एट लार्ज इंडियन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कंपनीज। एंड इसका एक रीजन तो ये है कि ग्रोथ स्लो हो गया है पहले से। ऐसा था कि ग्रोथ बीच में बहुत ज्यादा बढ़ भी गया था कोविड के बाद, तो उन्होंने बहुत ज्यादा हायरिंग भी कर ली। अब ग्रोथ उस हिसाब से सस्टेन, देखिए हाई ग्रोथ रेट को सस्टेन करना बड़ा मुश्किल है, ठीक है। अगर आप एकदम अमेजिंग ही काम कर रहे हैं कुछ, तो उसको सस्टेन करना ही बहुत बड़ी बात है। तो ये रहता नहीं है, साइक्लिकल रहता है, काफी चीजें साइक्लिकल रहती है। तो यहाँ पे इसीलिए ले ऑफ्स हुई, ओवर हायरिंग हो गई थी, तो वो ने भी कम किया गया। तो इन द लॉन्ग रन कंपनीज हायर करेंगी और कम लोग, ये कहना है एक सीनियर एग्जीक्यूटिव का इन्फोसिस के। सतीश HC एग्जीक्यूटिव वाइस प्रेसिडेंट है एंड को हेड है डिलीवरी के। उनका ये ओपिनियन है कि जो नई टेक्नोलॉजीज आ रही है ना, जैसे कि जनरेटिव एआई, ठीक है, इट विल ब्रिंग इन नॉन लीनियरिटी इन हेडकाउंट। तो यहाँ पे जो हेडकाउंट का ग्रोथ है ना, जॉब ग्रोथ आईटी में, यहाँ पे नॉन लीनियरिटी आ जाएगी, और रेवेन्यू में भी कुछ सालों में। तो जो भी जनरेटिव एआई आया है, तो ये बहुत कह सकते हैं कि रेवोल्यूशनरी इम्पैक्ट क्रिएट कर सकता है जॉब मार्केट पे और आईटी इंडस्ट्री पे। तो क्या ऐसा काफी सारे फैक्टर्स हैं एंड वी ऑल नो। सो इनके ओपिनियन में क्या है, हम एक बार आगे और स्टडी करते हैं। तो उनका कहना है इंक्रीमेंटली इन द लॉन्ग रन इन्हें और कम टैलेंट चाहिए होंगे, ठीक है, और नॉन लीनियरिटी विल स्टार्ट टू कम इन एंड इट विल टेक 3 to 5 years। तो 3 से 5 साल होगा कि जो ग्रोथ, लीनियर ग्रोथ हो रही है ना हेड काउंट की, जैसे कि ठीक है चलिए बढ़ रहा है, एक फिक्स ग्रोथ रेट है लेट्स से 9%, ठीक है, अराउंड 9% के एवरेज से बढ़ रहा है। अब यहाँ पे इनका कहना है कि 3 से 5 साल में ये हो जाएगा, यहाँ पे नॉन लीनियरिटी आनी शुरू हो जाएगी। तो ये इनके हिसाब से ड्रॉप हो सकता है या फिर फ्लैट रह सकता है कुछ साल, राइट, क्योंकि हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जनरेटिव एआई की वजह से हमें लेस टैलेंट की जरूरत पड़ेगी। A reason will be technology, he added, in couple of years we will grow with a lower headcount। So with all this technology enhancement, cognitive automation does a lot of heavy lifting and becomes easier to do in volumes। तो टेक्नोलॉजी एनहांसमेंट हो रही है, मतलब ग्रोथ एनहांसमेंट का मतलब यहाँ पे, एंड कॉग्निटिव ऑटोमेशन डज अ लॉट ऑफ हेवी लिफ्टिंग। तो कॉग्निटिव ऑटोमेशन की वजह से काफी सारा जो काम था, जिसमें जो हेवी लिफ्टिंग था, जहां पे वॉल्यूम्स में काम था, वो बहुत ही इजीली हो जा रहा है, क्योंकि मशीन्स तो थकने वाली है नहीं ना, उन्हें लंच ब्रेक चाहिए, राइट।
तो ना उनकी कोई फैमिली है and they don't want to sleep. So he also added traditional productivity gain per year in tech services business using classic automation used to be 5 to 10%. तो ट्रेडिशनल प्रोडक्टिविटी गेन पर ईयर टेक सर्विसेज में होती थी करीब करीब 5 से 10%. लेकिन अगर आपके पास सही फाउंडेशन है, राइट मेच्योरिटी है फॉर काइंड ऑफ यूज केसेस and nature of work, it can be many times higher. तो headcount of Infosys, the second largest Indian IT services firm था 3,22,663 लोग headcount, मतलब employees, right? ये लोग काम करते थे थर्ड क्वार्टर ऑफ FY24 और अब ये फॉल हो चुका है by 6,000 people sequentially and was down 24,182 year on year. 24,000 लोग कम हो गए. ठीक है, तो सतीश जी का ये भी कहना है कि जो करंट हेडकाउंट ड्रॉप है हैड नथिंग टू डू विद जनरेटिव एआई. यहाँ जनरेटिव एआई का कोई रोल नहीं था. इन्होंने कहा कि देखिए जैसे हमने स्टार्टिंग में डिस्कस किया, ओवर हायरिंग कर ली थी कंपनी ने पिछले एक साल में, क्योंकि प्रोजेक्टेड था कि ग्रोथ 20% की हो रही है, अगले साल भी 20% की होगी. उस हिसाब से हुई नहीं. अब लोग तो पहले ही हायर कर लिए, क्योंकि आप प्रोजेक्ट मिलने के बाद तो नहीं एम्प्लॉयज हायर करोगे, राइट? प्रोजेक्ट को गेन करने के लिए भी आपको शोकेस करना पड़ेगा कि आपके पास लोग हैं. तो उन्होंने ऐड किया कि कंपनी वाज स्टिल सिटिंग ऑन एक्सेस हेडकाउंट बट वाज लुकिंग टू ऑप्टिमाइज दिस ओवर नेक्स्ट फ्यू क्वार्टर्स. अभी भी एक्स्ट्रा लोग हैं बट ये इसे ऑप्टिमाइज कर लेंगे. When asked the impact of business due to Gen AI, उन्होंने कहा कि बहुत सारे क्लाइंट्स हैं वो खाली एफिशिएंसी के लिए काम नहीं कर रहे हैं. AI का यूज करके उन्हें सिर्फ एफिशिएंसी नहीं बढ़ानी है, बट दे आर एक्सपेक्टिंग मोर. For one of the clients, we are starting to generate marketing content which has to be done by highly paid agencies. तो ये मार्केटिंग का कंटेंट प्रोड्यूस कर रहे हैं जो कि बहुत ही हाईली पेड एजेंसीज करती है. तो अगर क्रिएटिव जॉब्स डिस्टर्ब हो सकते हैं, देन लेफ्ट ब्रेन जॉब्स लाइक कोडिंग आर इजिली डिस्टर्बेड. तो जो क्रिएटिव काम होते हैं बेसिकली उन्हें आप राइट ब्रेन जॉब्स बोलते हो, जैसे कि मार्केटिंग है एंड डिजाइनिंग है. तो कोडिंग को कहा जाता है एक एनालिटिकल जॉब जो है लेफ्ट ब्रेन जॉब. तो ये कह रहे हैं ये भी बहुत ही इजीली एनालिटिकल जॉब तो डिस्टर्ब हो जाएगा, क्योंकि एआई सबसे पहले तो एनालिटिकल एक आप कह सकते हैं एक एनालिटिकल सॉफ्टवेयर है या फिर एक मॉडल है जो एनालाइज करता है चीज़ों को लॉजिकली. लेकिन डिजाइनिंग को आप इस तरीके से नहीं बोल सकते, राइट? किसी पेंटिंग को या फिर किसी मार्केटिंग स्टंट्स हैं, जैसे बहुत सारी चीज़ें हैं. सो वी हैव टू सी कि यहाँ पे ह्यूज डिस्ट्रप्शन आने वाला है. सो वी हैव टू बी रेडी फॉर दिस. आते हैं अगले आर्टिकल पे. फोन पे टू गो ग्लोबल इन अ कपल ऑफ मंथ्स. फोन पे इंडियन कंपनी है एंड ये जाने वाली है ग्लोबल. तो वॉलमार्ट ओन्ड फिनटेक मेजर फोन पे. अब ऑफ कोर्स वॉलमार्ट ओन्ड है बिकॉज फोन पे किसने एक्वायर किया था? फ्लिपकार्ट ने. फ्लिपकार्ट का ओनर इस वक्त कौन है? फ्लिपकार्ट कौन करता है? वॉलमार्ट जो है यूएस की कंपनी. सो फ्लिपकार्ट इज एन अमेरिकन कंपनी राइट नाउ, बट यस इनके सारे फाउंडेशंस इंडियन है, बट ये ओनर इज अमेरिकन. जैसे कि टाटा ओन करती है जैगवार लैंड रोवर को, है वो यूके का ब्रांड बट स्टिल उनके ओनर हम लोग हैं. तो दे आर प्लानिंग टू एक्सपैंड इट्स प्रेजेंस इन मार्केट वेयर नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ऑपरेट्स एज इनेबलर. जहां जहां पर भी एनपीसीआई इनेबलर है पेमेंट का, वहां वहां ये अब अपनी प्रेजेंस बनाना चाहते हैं. फर्म एक्सपेक्ट कर रही है कि इंटरनेशनल प्लान्स अनाउंस करे ओवर नेक्स्ट कपल ऑफ मंथ्स. समीर निगम फाउंडर है एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं फोन पे के. उन्होंने कहा कि फिनटेक कंपनीज का सक्सेस इंडियन मार्केट में बहुत इजी बनाता है उनके लिए कि वो एक्सपैंड करे अपने फुटप्रिंट को बाहर, क्योंकि हम ऑलरेडी इंडिया जैसे टफ जगह पे ये काम कर चुके हैं. तो फॉरेन में ये काम करना स्पेशली डेवलप कंट्रीज में इट इज अ पीस ऑफ केक फॉर इंडियन स्टार्टअप्स. दिस इज गोइंग टू बी ईयर व्हेन फोन पे goes global. The next couple of months may will be launching in a few markets. It is something that we are most excited about. And निगम ने कहा कि डिजिटल इंडिया समिट में ये बात उन्होंने बोली, बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है इंटरनेशनल एक्सपेंशन के लिए. और जो नेचर है इनके प्रोडक्ट लाइनअप का और ग्लोबल मार्केट्स का, ये अभी नोन नहीं है. कंपनी इज लुकिंग टू एक्सपैंड इन जियोग्राफीज जहाँ पे एनपीसीआई रन करता है अपने ऑपरेशंस. फोनपे ने यूपीआई को ऑल अक्रॉस इंडिया एक्सपैंड किया है. We know that we are using it every day in our lives, and ये extend करना चाहते हैं to all geographies जहाँ पे भी NPCI की presence है. तो if you can succeed in Indian market where the consumer wants everything for free, you can build for the Indian scale. It's much easier to go abroad. जैसा कि हमने भी ये कहा कि Indian market ऐसा है जहाँ पे consumer को सब कुछ चाहिए और free में चाहिए, तो बाहर तो ये काम करना बहुत easy होने वाला है, right? और लास्ट आर्टिकल है 86% यूजर्स एक्सेस OTT इन इंडिया. इंडिया में
800 मिलियन मतलब 80 करोड़ से ज्यादा इंटरनेट यूजर्स हैं, 86% लोग एक्सेस करते हैं ओवर द टॉप ऑडियो एंड वीडियो सर्विसेज। कंपेयर कीजिए जो 10 साल का डेटा है ना, उस ग्रोथ को आप देखिए कि इंडिया में क्या ट्रेमेंडस ग्रोथ आई है इस सेक्टर में। जो टॉप यूजर टेक्नोलॉजी का इन द कंट्री रिपोर्ट में आया, एक रिपोर्ट में आया है 90% ऑफ इंडियंस यूज करते हैं इंटरनेट डेली और स्पेंड करते हैं अराउंड 1.5 आवर्स ऑनलाइन ऑन एन एवरेज। use of growth the growth of internet user base is deaccelerating according to report titled Internet India 2023। ठीक है, इंटरनेट यूजर बेस अब डीएक्सेलेरेट हो रहा है क्योंकि ये बहुत ज्यादा मैच्योर भी कर गया है ग्रोथ, राइट। तो यहाँ पे ऑफ कोर्स ये सिचुएशन आनी है। तो जेंडर डिवाइड देखिए 46% फीमेल्स एंड 54% मेल है। अर्बन और रूरल का डिवाइड देखिए तो रूरल में 442 एंड अर्बन में 378 मिलियन यूजर्स है। रूरल में हमारे इंटरनेट यूजर ज्यादा हैं। तो कंटेंट भी अगर आप देखेंगे तो रूरल के हिसाब से काफी सारा कंटेंट आने लग गया है, राइट। वेरिएशन देखिए इंटरनेट पेनिट्रेशन का, अब गोवा में 73%, महाराष्ट्र में 69, केरला में 69, झारखंड में 46, यूपी में 41 एंड बिहार में सिर्फ 37%। लेकिन ये ग्रोथ देखिए 17%, 8%, 12%। तो सबसे ज्यादा ग्रोथ अभी आपको यहाँ पे देखने को मिल रही है उन स्टेट्स में जहां एक्सपेंशन अभी मैच्योर नहीं हुआ है। सबसे ज्यादा एक्टिविटी इंटरनेट पे क्या है, 86% लोग ओटीटी देख रहे हैं। ओटीटी क्या होता है, जो हमारा हॉटस्टार हो गया, राइट, ये वीडियोस जो ओटीटी कंटेंट आ रहे हैं। 76% आ रहे हैं कम्युनिकेशन के लिए, ये हो गया कॉलिंग से रिलेटेड, ठीक है। सोशल मीडिया 70%, फेसबुक। ऑनलाइन गेमिंग 53%, which is a really big share. E-commerce 52%, again अच्छा शेयर है। एंड डिजिटल पेमेंट 45%, और लर्निंग के लिए अभी है हमारे सिर्फ 3%। तो अच्छा खासा इंडिया में प्रेजेंस हो चुका है यहाँ पे, एंड उसी के हिसाब से हमें कंटेंट्स भी देखने को मिल रहे हैं। सो वी एक्सपेक्ट कि ये ग्रोथ एक दिन मैच्योर हो जाएगा और एक दिन 90% लोगों के पास अगर इंटरनेट आ गया है इंडिया में, तो उसके बाद आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो कि 10% और 20% के रेट से तो ग्रो नहीं करेगा। जो लास्ट यूजर्स हैं जो नहीं कर रहे हैं यूज, वो मे बी ना करें ड्यू टू एनी हेल्थ इश्यूज, बहुत ज्यादा एज है। अब तो आप काफी एजेड लोगों को भी देख रहे हो कि ओटीटी यूज कर रहे हैं, फोन पे यूज कर रहे हैं, इंटरनेट के सारी सर्विसेज का फायदा उठा रहे हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो जरूर इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलें। धन्यवाद।